तो फर्स्ट ऑफ ऑल once again I want to teach you subject and predicate. After it I am going to start teach reordering. I tell you that there are two parts in a sentence mainly. पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हमने आपको पढ़ाया था। इसमें जो बताया था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट in a sentence what is the action of the subject is predicate and when we say something about the subject or when subject does any work in the sentence, that is who is the doer of the sentence, who is main of the sentence, I mean that is subject. हमने अभी आपको बताया था कि जो कार्य का कर्ता है वाक्य में जो क्रिया कर रहा है वो आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ स्टेटमेंट कहा गया है या उसके द्वारा जो क्रिया की गई है, दशा अवस्था का जो भी बोध हुआ है, वो स्टेटमेंट आपका प्रेडिकेट होता है। अभी हमने फर्स्ट वीडियो में आज ही आपको विजुअल पढ़ाया था, उसका थोड़ा सा भाग कट गया था, इसलिए पुनः इसे शुरू करना पड़ा, और इसलिए जनरली हम इसके मेन पार्ट को जान लें। तो सब्जेक्ट में भी पहले पार्ट किया था और इसमें आपको बताया था पहला डिटरमिनर होता है, दूसरा क्वालिफायर होता है, तीसरा मेन वर्ड या हेड वर्ड आप कह सकते हैं, और चौथा एडजेक्टिव और एडवर्ब पेज होता है। ये हमने आपको बताया था, और इसे जान लेने के बाद ही आप रिऑर्डर कर सकते हो, उसको करेक्ट वे में आप सेंटेंस को सेंसिबल बना सकते हो। ये आया नहीं आया तो दूसरा अर्थ नहीं रह गया, सही नहीं रह गया दूसरा। और प्रेडिकेट में मैंने बताया था बच्चों कि इसमें वर्ब होगा पहला, दूसरा ऑब्जेक्ट होगा और तीसरा कॉम्प्लीमेंट होगा। ये हमने आपको बताया था, यह आपको याद आ जाए क्योंकि अभी रिऑर्डर में ये काम करेगा। यानी when you are going to reorder in a sensible sense, in a complete sense, when you are going to make a sentence in a complete way, are you going to reorder the sentence, you have to know these parts of the sentence. इन सेंटेंस के पार्ट्स को आपको जानना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट डिटरमिनर इफ इट इज इन द सेंटेंस, क्वालिफायर, मेन वर्ब एंड आफ्टर इट सब्जेक्ट, तो आफ्टर इट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। So in this way, for example, if any sentence is, for example, an old man came here. This is sentence, an old man came here. आपसे देखें, ये आपको
डिवाइड हो जाए इसलिए इतना लिख दिया। अब आप ये आर्डर को देखकर उदाहरण में समझा होगा। आपको ये पता है कि सेंटेंस में डिटरमिनर होगा, क्वालिफायर होगा, मेन वर्ब होगा। ये आप जानेंगे तो आप बड़ी सरलता से भी ऑर्डर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस आया बॉय हैड ए हियर came yesterday. My dear students, this is a sentence. You have to reorder the sentence. That's why it may give you a real sense. इस वाक्य को आप रिऑर्डर करेंगे, यानी सही क्रम में पुनः लाएंगे, जिससे कि ये सही अर्थ दे सके। सेंटेंसेस बॉय हैड अ हियर केम यस्टरडे। अब आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के अनुसार अगर डिटरमिनर है तो पहले क्रम में उसको खोजना है, क्वालिफायर है तो उसे दूसरे नंबर पे लाना है, मेन वर्ड है तो लाना है, और उसमें एडजेक्टिव एडवर्ब फ्रेज है तो स्थान सूचक है, परिस्थिति सूचक है, उनको रखना है। फिर आपको प्रेडिकेट के पार्ट को वर्ब से शुरू करना है। यह इतना आपको आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर वाक्य कितना भी बड़ा होगा आप अच्छे ढंग से उसको रख लें। तो देखिए जैसे इसमें आया बॉय हैड ए हियर केम यस्टरडे, आप फिलिंग डाल दीजिए, रीऑर्डरिंग। सही क्रम में लिखने का। अब आप देखिए इसमें हमने जब वाक्य को देखा तो बच्चों को डिटरमिनर यहाँ मिला, ए लिख दिया हमने। अब इसके बाद क्वालिफायर आपको ढूंढना है, तो फैक्ट जो वर्ड है वो बॉय को क्वालिफाई करता है कि बच्चा मोटा है, लड़का मोटा है, तो मोटा होना उसका गुण या दुर्गुण है, तो आप यहाँ फैक्ट लिख देंगे। अब इसमें इस वाक्य को करने का यानी सिचुएशन का जिम्मेदार कौन है, जैसा भी सेंटेंस आवे तो इसका प्रधान इस वाक्य का जो डुअल है, करने वाला है, वो आपका सब्जेक्ट है बॉय, इसलिए आपने यहाँ बॉय लिख दिया। इतना क्रम बना, ये फैक्ट बॉय। नाउ यू हैव टू सर्च आउट प्रेडिकेट पार्ट्स, आई मीन वर्ब फर्स्ट ऑफ। तो वर्ब इसमें आप देखिए तो ये केम आपका वर्ब है, इसलिए केम रख दीजिए। ये फैक्ट बॉय केम यहां आया, हियर यस्टरडे कब आया, ये आपका बन गया सेंटेंस, रिऑर्डर हो गया और इसका एक कंप्लीट सेंस भी निकला। ये फैक्ट बॉय केम हियर यस्टरडे। Again, I want to tell you that you have not to forget while you are going to reorder the sentence that first of all we have to search out determiner and second qualifier, third main verb, after it in predicate part verb and object and after it complete। इस प्रक्रिया से आप कोई भी वाक्य होगा उसको आप बना लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बच्चों sent me before boy good
एक शाम This is another sentence. Mark here. Send me before what good a song. अब इसमें वही प्रक्रिया लागू करें तो अब चूंकि वाय भी है गुड भी है ए है तो इसलिए स्पष्ट है कि ये डिटरमिनर ए है। तो आपने ए यहां लिख दिया, इसके बाद क्वालिफायर गुड रख दिया बच्चों, फिर मेन वर्ड आपका आया वाय और गुड वाय। अब इसमें और कहीं सब्जेक्ट का पार्ट दिखाई नहीं पड़ता है जितनी हेडिंग आपको बताई गई है, तो इसलिए आप सीधे प्रेडिकेट शुरू करें, यानी वर्ब नाउन। तो वर्ब आपका साइन है, ये गुड वाय साइन क्या कहेगा ऑब्जेक्ट लाइन सैन शाम। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट है, मेरे सामने या कहीं बिफोर आपका प्रीपोजिशन है, बिफोर रख दिया आपने, बिफोर मी। ए गुड बॉय सैन हिज सॉन्ग बिफोर मी। एक अच्छे लड़के ने मेरे समक्ष एक गीत गाया। इस प्रकार इसका हमने सही क्रम में कर लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बैड हेल्थ इज स्मोकिंग। शुरुआत हम छोटे छोटे सरल वाक्यों से करते हैं, फिर कठिनता की ओर बढ़ेंगे जिससे कि आपको विधिवत ये समझ में आ जाए। दूसरा रखा गया बैड हेल्थ आर इन स्मोकिंग। तो इसमें आप डिटरमिनर को दे, क्वालिफायर को दे, नहीं मिल रहा क्योंकि क्वालिफायर को भी मैंने बताया था कि क्वालिफायर आर दोज वर्ड्स that determine the sentence or subject that determine the subject, जो सब्जेक्ट को डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं, नियमित करते हैं, नियोजित करते हैं। तो इसमें आप सब्जेक्ट हमको स्मोकिंग मिला, स्मोकिंग रखा हमने। इसके बाद चूंकि अब सब्जेक्ट के पार्ट इसमें नहीं है, हमने जैसा जो हेडिंग नहीं आपको, इसलिए हम प्रेडिकेट में जाए तो प्रेडिकेट में वर्ब हमको हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है, इज है। तो स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, और इसका एक्शन से भी निकला कि सिगरेट का स्वास्थ्य के लिए बुरा है, हानिकारक है, नुकसान है। नेक्स्ट सेंटेंस आप इसे विधिवत खूब समझिए और इसे आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए। जिधर पर जैसे पढ़ाते जाए वैसे आपको कॉपी में नोट करना है। नेक्स्ट सेंटेंस इज मी laugh at the छोटा वर्ग। अब आप इसमें भ्रम नहीं पालेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है। अब इसमें या डिटरमिनर क्वालिफायर में वर्ब है नहीं, तो डिटरमिनर क्वालिफायर है नहीं, आप इसमें सब्जेक्ट ले लीजिए ही, फिर सीधे वर्ब आएगा प्रेडिकेट का पार्ट, ही लव एट प्रीपोजिशन है और मी, ही लव एट मी, वह मुझ पर हंसा। इस प्रकार आपके सही क्रम होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
और एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखो बच्चों, आगरा, यंगर, माई ब्रदर, इन लिव्स। आगरा, younger, my brother lives in. You have to reorder in the right way. आपको इसको रिऑर्डर करना है एक सही क्रम में। अब इसमें आप वही डिटरमिनर को दें, तो डिटरमिनर इसमें माई आपको मिलेगा, मेरा। अब क्वालिफायर, चूंकि ब्रदर सब्जेक्ट है तो इसके साथ यंगर आपको लगा देना है। यंगर छोटा, छोटा भाई, ये आप यहां लिख देंगे, क्वालिफायर हो गया। अब सब्जेक्ट आ गया मेन, माई यंगर ब्रदर। अब आपको प्रेडिकेट के पार्ट में वर्ब को खोजना है, तो वर्ब इसमें देखिए ये लिख मिल रहा है, रहना, खाना पीना, हंसना रोना, गाना, नाचना, कूदना, उठना, बैठना, पढ़ना। तो ये सारी चीजें जिसमें एक्शन होता है। अवर में जो वर्ड विच डिनोट्स एक्शन, जहां क्रिया का करना या होना पाया जा रहा है, तो यहाँ रहना पाया जा रहा है। और हमको प्रेडिकेट पार्ट से पहला बिंदु वर्ब खोजना है। तो लिव्स इज वर्ब हियर, सो यू हैव टू राइट हियर माय यंगर ब्रदर लिव्स इन। है आपका में, कहाँ रहता है, आगरा। आपका बना माई यंगर ब्रदर लिव्स इन आगरा। छोटे छोटे बच्चों को भ्रम होता है कि आगरा दिया हुआ है पहले, तो आगरा तो एक स्थान है, ये सब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन आप उस वाक्य को पहले पढ़ें और उसमें आप इन चीजों को अपने दिमाग में रखें कि ये हो सकते हैं क्या ही हो वाक्य में, तो उनको उसी क्रम में पहले देखें। जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि डिटरमिनर, क्वालिफायर, मेन वर्ब, मेन वर्ब और फिर वर्ब की शुरुआत करें। अर्थ आपका सेंसिबल होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। इस क्रम में आप इसका ढूंढेंगे। जैसे दूसरा, रेनिंग, it today, वेरी सिंपल सेंटेंस। रेनिंग देखकर आपको भ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें हेल्प में वर्ब भी लगा। ये जो जीरन है, जीरन है नहीं। जैसे हमने उसको सब्जेक्ट बनाया, स्मोक पे स्मोकिंग किया, तो वहां तो वो सब्जेक्ट बन जा रहा है, या तो स्मोक करके सब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन यहाँ रेनिंग जीरन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ सहायक क्रियाएं भी इसके साथ में है, ये वर्ब का काम करेगी। इसलिए आप इसका सब्जेक्ट ढूंढिए, तो इट आपका सब्जेक्ट मिला। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज है, और फिर आपका मेन वर्ब रेनिंग टुडे, वर्ब आ गया, आज वर्षा हो रही है। ये आपका सेंटेंस बन गया। विधिवत इसे समझे, निश्चित रूप से आप ये आगे कर लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इसमें से देखते हैं। Sentences honestly,
डज वर्क सी हर honestly that work सी हर। अब यहां हमने सब्जेक्ट देखा, कोई डिटरमिनर नहीं, कोई क्वालिफायर नहीं, तो हमको सी मिला सब्जेक्ट, हमने सी लिख दिया यहाँ। अब इसके बाद जो आपका दूसरा क्रम है वो वर्ब का है, प्रेडिकेट पार्ट का, तो इसमें ये डज आपको मेन वर्ब मिल रही है, सी डज, हर आपका यहां लगा है, फिर वर्ब ये ऑब्जेक्ट हो गया, सी डज हर वर्ब ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद ये ऑनेस्टली शब्द आया, वर्ब ईमानदारी से, किस प्रकार कर रही ईमानदारी से, बेईमानी से, धीरे धीरे, ये एडवर्ब है आपका, तो सी डज हर वर्क ऑनेस्टली, ये ऊपर का ये बन गया बच्चों। अब फिर हम थोड़ा एक उदाहरण लेते हैं जिसमें सारे पार्ट लगभग आ गए। And experience task subject any teacher यहाँ प्रेजेंट में किए दे रहे हैं, टीचर, टीचर ये सेंटेंस आ सकता है। एंड एक्सपीरियंस टीचर सब्जेक्ट एनी टीचर विद कॉन्फिडेंस फुल, ये हमने एग्जाम्पल लिखा है जिसमें आपको लगभग सब्जेक्ट के पार्ट मिलेंगे। अब इसमें आप डिटरमिनर खोजे तो यहाँ टीचिंग की बात हो रही है, आपके माइंड में आना चाहिए, पढ़ाने की बात हो रही है, विषय की बात हो रही है, तो जाहिर है इसमें जो सब्जेक्ट बनेगा वो टीचर बनना चाहिए। अब उस टीचर की विशिष्टता क्या है, डिटरमिनर क्वालिफायर है कि नहीं, तो इसमें एंड आपका देखिए क्वालिफायर का काम कर रहा है, तो आप यहां लिखेंगे एंड। अब एक्सपीरियंस अनुभव, युक्त अनुभव प्राप्त, तो यहां एंड एक्सपीरियंस लिख दीजिए, एंड एक्सपीरियंस। अब एंड एक्सपीरियंस कौन है, तो टीचर है, क्योंकि बात टीचिंग की हो रही है, तो टीचर यहाँ सब्जेक्ट यानी मेन वर्ब आपका बना एंड एक्सपीरियंस टीचर। क्या करता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ टीचर, इट मीन्स यू हैव टू सर्च आउट वर्क ऑफ द सेंटेंस, तो द वर्क ऑफ टीचर इज टीचिंग, तो वर्ड आया आपका टीचर, तो यहाँ टीचर रखिए, बना आपका एंड एक्सपीरियंस टीचर टीचर। नाउ आई हैव टू सर्च ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब आया जनरली हम बोल सकते हैं, तो इसमें देखिए सब्जेक्ट लिखा है, विषय एनी लिखा है, तो एनी सब्जेक्ट कर दीजिए आप,
तो एन एक्सपीरियंस टीचर टीचर एनी सब्जेक्ट फिर आगे है कॉम्प्लीमेंट में पूरा करता है वाक्य को अर्थ प्रदान करने के लिए वाक्य की पूर्ति में प्रयुक्त हो रहा है। तो ये विद आ गया पूर्ण कॉन्फिडेंस। वाक्य वाला बच्चों एन एक्सपीरियंस्ड टीचर टीचर एनी सब्जेक्ट विद फुल कॉन्फिडेंस। एक अनुभव युक्त अध्यापक किसी भी विषय को पूर्ण कॉन्फिडेंस से पूर्ण आत्मविश्वास से पढ़ाता है। तो अगर सेंटेंस बड़ा है तो भी आप इस फार्मूले को लागू करेंगे तो वो आपका बन जाएगा। वन सेंटेंस मैन ऑनेस्ट and is gentle lady sitting room in the man honest and is gentle very sitting room in the it is irregular अनियमित क्रम में है and you have to correct it, you have to reorder the sentence, that's why it can give full sense। अब आप इसमें जटिल विकल्प खोजेंगे बच्चों तो आप देखिए एन मिल जा रहा है, एन लिखा आपने। अब इसमें प्रयास कीजिए if there is any qualifier or not, तो qualifier honest शब्द है, ईमानदार एंड ऑनेस्ट। इसके बाद एक शब्द लिखना मैन है, एंड ऑनेस्ट मैन आपका मेन वर्ड आया। एक ईमानदार आदमी। अब उसमें देखिए प्रेडिकेट तो आपको वर्ब से शुरू करना, स्टेटमेंट जो उसके बारे में आया है तो द स्टेटमेंट दैट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट दैट इज प्रेडिकेट। इस तरह प्रेडिकेट को छापेंगे तो स्टेटमेंट जो आया है तो वहां से देखें आप एन ऑनेस्ट मैन। लेकिन इससे पहले आपको सब्जेक्ट पूरा कर लेना है, वो कहाँ है कैसे है। तो आप देखिए लिखा है सिटिंग इन द रूम, कमरे में बैठा हुआ। एक ईमानदार आदमी कमरे में बैठा हुआ, तो कमरे में बैठा हुआ एक ईमानदार आदमी ये बनेगा। तो आप यहाँ कॉमन सिटिंग इन द रूम। अब क्या है उसके बारे में प्रेडिकेट पार्ट वर्ब को लिए, क्योंकि सिटिंग तो आपका यहाँ वर्ब काम करने का नाम है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी आया तो इज वेरी एंड वर्ब है जेंटल। सेंटेंस बना बच्चों, एन ऑनेस्ट मैन सिटिंग इन द रूम इज वेरी जेंटल। एक ईमानदार आदमी जो कक्ष में बैठा है बड़ा भद्र है, बड़ा लायक है, नेक है। तो इस प्रकार आई गिव यू मेनी एग्जाम्पल्स टू करेक्ट द सेंटेंस, आई मीन रीऑर्डर द सेंटेंस, दैट्स व्हाई यू कैन पुट आउट द रियल सेंस। रियल सेंस को जानने के लिए आपने पुट आउट किया और उस क्रम में जब आपने किया तो आपका वाक्य सही क्रम में बना। तो ये प्रक्रियाएं होंगी बोर्ड एग्जाम में। एक वाक्य
दो नंबर का रीऑर्डर करने के लिए आता है। और ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से संबंधित हैं, जो हमने पहली वीडियो में पढ़ाया आपको। इस सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के पार्ट, फिर प्रेडिकेट के पार्ट, तो वो आप अलग अलग करना सीखें, जैसा मैंने पहले वीडियो में दिया है आपको। उसमें फिर एक बार आपको बताना चाहते हैं कि 10 sentences you have to put out subject and predicate only, and other 10 sentences in which you have to put out subject, I mean determiner, qualifier, main word, प्रेडिकेट के पार्ट्स। ऐसे सेंटेंस को आपको छाट के 10 वाक्य रखना है। जब उसमें आप निष्णात हो जाएंगे तब आप रीऑर्डरिंग चैप्टर पर आएंगे, और ये कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है। बिल्कुल उसी फार्मूला को अपने मन में मानस में रखिए, उसका सही सेंस आपको देना है। तो फिर आप छोटे छोटे 10 वाक्य, जिसमें पहले उतनी कठिनाई ना हो, डिटर्मिनेंट क्वालिफायर भले ही ना हो, पहले उसका छांटिए जैसा मैंने उदाहरण में तमाम आपको बताया, और फिर ऐसे सेंटेंस को आप अलग कीजिए, और ये क्रम फिर चलता रहेगा। आपका कम से कम 50 एग्जाम्पल आपको समझाए जाएंगे, आप करें, फिर ये चैप्टर आपको आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई टॉट यू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस and reordering of the sentence. In this video, thank you, a lot of thank to you. If you have any problem belonging this chapter, relating this chapter, you can ask me, you can call me by your mobile. I will solve your any type of emergency, any type of misunderstanding, I will teach you. Krishna Govinda